हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अरब स्प्रिंग दिसंबर 2010 की ये घटना है। आपके सिलेबस में लोकतांत्रिक राजनीति और लोकतांत्रिकरण में CIS और अरब स्प्रिंग पढ़ना है। अरब स्प्रिंग हम आज कवर करेंगे, CIS की वीडियो में पहले डाल चुके हूँ। ये है हमारा वर्ल्ड मैप जिसमें आप देख रहे होंगे इंडिया से और वेस्टर्न साइड पे आ जाइए, गल्फ़ वॉर वाली कंट्रीज़ हैं जिसे हम कह रहे हैं मध्य पश्चिमी एशिया, और उत्तरी अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अरब स्प्रिंग की घटना घटी थी। अरब स्प्रिंग एक विद्रोह था, जनता द्वारा किया गया, और ये डिमांड थी कि हमारे देश में जिस भी प्रकार की सरकार है वो हट जाए और वहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार आ जाए। ये ट्यूनीशिया है, ट्यूनीशिया से ही ये अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुआ था, और सबसे सफल अरब स्प्रिंग की जो विद्रोह था वो ट्यूनीशिया में ही रहा था। बाकी कंट्रीज़ में इतना सफल नहीं रहा था जितना ट्यूनीशिया में रहा। ट्यूनीशिया से ही अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुआ था, याद रखना इस बात को। बाकी जितनी कलरफुल कंट्रीज़ हैं इन सब की जनता ने विद्रोह किया था अपनी सरकार के खिलाफ़। या तो सरकार मान गई, वहाँ से जो तानाशाही सरकार थी वो हट गई, या फिर तानाशाह सरकार मजबूत हो गई, या फिर वहाँ पे सरकार ने कुछ संवैधानिक सुधार कर दिए। तो मिला जुला एक विद्रोह था जनता का। जनता जागरूक हो चुकी थी और वो लोकतंत्र की डिमांड कर रही थी कि हमें अब दब के नहीं रहना है, हम तानाशाही सरकार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब हमें लोकतंत्र चाहिए। हम शुरू करते हैं अपना अरब स्प्रिंग। अरब विद्रोह अरब के देशों द्वारा अपनी तानाशाह सरकार के खिलाफ किया गया एक लोकतंत्र समर्थक विद्रोह था जो कि ट्यूनीशिया से शुरू हुआ था। ट्यूनीशिया वही छोटी सी अरब कंट्री है। ये शुरुआत कैसे होती है? ट्यूनीशिया में एक फल व सब्जी विक्रेता थे मोहम्मद बाऊची। वो ठेला लगाते थे, लेकिन वो टाउन हॉल में अपनी एक दुकान चाहते थे जिसके लिए उन्होंने लाइसेंस का आवेदन कर रखा था, लेकिन उनकी लाइसेंस की अनुमति उन्हें नहीं मिली। 17 दिसंबर को वो अपना सामान लेके बेचने जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं जिस स्थान पर वो अपना ठेला लगाते थे वहाँ पे कोई और फल विक्रेता खड़ा है। इसकी बात उन्होंने जाके पुलिस से करी, पर पुलिस ने उनका सामान छीन लिया, उनके साथ मारपीट करी। अपने साथ इस दुर्व्यवहार की बात उन्होंने सरकारी दफ्तर में जाके बताई, पर सरकारी दफ्तर में भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिससे परेशान होकर उन्होंने आत्मदाह कर लिया, यानी अपने आप को उसी सरकारी दफ्तर के आगे आग लगा ली। उनके चचेरे भाई ने इसकी वीडियो बना ली और सोशल मीडिया पे इसे डाल दिया। आम जनता तक ये वीडियो जब पहुँची तो जनता के अंदर जो आक्रोश था वो विद्रोह के रूप में सरकार के खिलाफ सामने आया, और वो बिल्कुल अपनी सरकार को नहीं चाह रहे थे ये लोग, और इन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया। उस टाइम पर जो वहाँ के राष्ट्रपति थे वो थे अल अबिदीन बेन अली। तो बेन अली के इस्तीफ़े की डिमांड की जा रही थी। 18 दिन तक ये विद्रोह चलता रहा और ये डिमांड होती रही कि हमें इनकी सरकार नहीं चाहिए। तो फाइनली इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, पर उन्होंने उससे पहले बहुत कोशिश करी इस विद्रोह को दबाने की। पुलिस से गोलियां चलवाईं, सेना से कहा कि आप एक्शन लो, पर सेना ने मना कर दिया। तो अब उन्हें समझ में आ रहा था कि अब मेरा शासन आगे नहीं चलेगा। इस अरब क्रांति को जैस्मिन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद बाऊजी ने जो आत्मदाह किया था वो केवल ये जो इफ़ेक्ट था उसका सिर्फ ट्यूनीशिया तक नहीं रहा था, बल्कि बाकी जो अरब कंट्रीज थी उनमें भी इनका इफ़ेक्ट फैला। वहाँ भी ट्यूनीशिया की तरह ही विद्रोह होने लगे। अपनी सरकार को वो लोग नहीं चाहते थे। उन्होंने भी लोकतंत्र में मिलने वाले अधिकारों की डिमांड करी और अपनी सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कही। अरब क्रांति के उद्देश्य क्या थे? फर्स्ट पॉइंट है इसमें तानाशाही सरकार को समाप्त करना, यानी जो भी शासन व्यवस्था चल रही है तानाशाही उसको ख़त्म करना। भ्रष्ट शासकों से मुक्ति चाहते थे। लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए यह आंदोलन किया गया था। आर्थिक स्वतंत्रता चाहते थे, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहते थे, गरीबी और बेरोजगारी को ख़त्म करना चाहते थे, मानवाधिकार चाहते थे, और सम्मानपूर्वक जीवन चाहते थे। और वो कैसे ही संभव है? वो केवल लोकतांत्रिक सरकार में ही संभव है, क्योंकि वहाँ पे लोगों को अधिकार दिए जाते हैं, चाहे मौलिक अधिकार का हो या मानवाधिकार का हो। यानी मानव होने के नाते कुछ अधिकार मिलने जो ज़रूरी होते हैं वो तानाशाही सरकार द्वारा कभी नहीं दिए जाते हैं। लेकिन आप लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, आपको पता है कि आपको ये अधिकार मिले हैं। उन्हीं अधिकारों की डिमांड
2011 में इन कंट्रीज़ द्वारा की जा रही थी। फिर बात करते हैं ये जो विद्रोह हो रहे थे, इन सभी में विद्रोह के तरीके समान थे, भले ही अलग अलग देश में हो रहे हैं लेकिन एक तरीके से हो रहे थे। क्या हो रहे थे? हड़ताल हो रही थी, धरना हो रहा था, मार्च निकाले जा रही थी, रैलियां हो रही थी। और जो सबसे कॉमन बात, ये सब मुस्लिम कंट्रीज़ थी। शुक्रवार के दिन, जिसे आक्रोश का दिन भी कहा गया है, ये लोग बहुत बड़े लेवल पर इकट्ठा होते थे। क्यों? क्योंकि शुक्रवार का दिन ये जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जाते थे। नमाज़ पढ़ने के बाद ये फिर चौक पर या जहाँ पे इनका सेंटर पॉइंट था वहाँ पे ये इकट्ठा होते थे और विद्रोह करते थे। तो ये सब इन देशों में कॉमन था। अब बात करते हैं अरब स्प्रिंग में एक नारा था, जनता की पुकार, शासन का खात्मा हो। ये सभी देशों में जनता द्वारा ये नारा दिया गया, इसको फॉलो किया गया। ट्यूनीशिया के बाद ये अरब क्रांति अपने आसपास के बाकी देशों में फैली, जैसे मिस्र में, लीबिया में, सीरिया में, यमन में, मोरक्को में आदि। डीपली पढ़ते हैं। मिस्र में राष्ट्रपति होस्नी मुबारक वहाँ पे शासक थे, उन्हें निष्कासित कर दिया गया और सरकार की तरफ से उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि भ्रष्ट सरकार है। इसके लिए उनके ऊपर मुकदमा चला, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अगर सही मायनों में देखें तो होस्नी मुबारक ने 30 साल तक वहाँ पे शासन किया था। तानाशाह शासन उनका 30 साल तक रहा था, यानी 4 बार उन्होंने अगेन एंड अगेन अपने आप को राष्ट्रपति के रूप में स्थापित किया था। लेकिन इसके बाद जब जनता ने विद्रोह किया तो उन्हें 2011 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 2012 में उनके ऊपर केस चलाया गया। 2012 में ही उन्हें सज़ा सुना दी गई थी कि अब इन्हें जेल में रखा जाए। 2017 में उन्हें रिहा किया गया। फरवरी 2020 में 91 की आयु के बाद उनकी मृत्यु हुई। लीबिया में गद्दाफी थे और गृह युद्ध के दौरान गद्दाफी मारे गए। ये सबसे ज़्यादा शासन करने वाले तानाशाह थे। 42 ईयर तक इन्होंने शासन किया था और फिर एंड में सैन्य हमलों में ये मारे गए थे। ये छुपते फिर रहे थे और सेना ने ढूंढ के इन्हें मार दिया। नेक्स्ट बात करते हैं हम सीरिया की। सीरिया में जो शासक थे उनके सामने भी विद्रोह हुआ और फिर इसके बाद गृह युद्ध में बदल गया सीरिया में। अच्छा, हर जगह पे लोकतंत्र स्थापित नहीं हुआ, कई जगह पे गृह युद्ध जैसी स्थिति हो गई क्योंकि वहीं के खुद के ग्रुप्स जो थे वो आपस में लड़ने लगे सरकार को हटा के। इसके बाद बाहर से भी बहुत सारे ऐसी ताकतें थीं जो वहाँ पे कब्जा करने आ गई। जैसे सीरिया में आपने सुना होगा ISI आतंकवादी ग्रुप आ गया था जिन्होंने यहाँ पे कब्जा कर लिया था। बहरीन में भी सरकार का विद्रोह का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस विद्रोह को सरकार ने कुचल दिया था। इसके बाद में सऊदी अरब का वहाँ हस्तक्षेप हुआ था। ये पिक्चर है प्रेसिडेंट होस्नी मुबारक जो मिस्र में थे और ये 2011 फरवरी तक ही रहे थे। इसके बाद इन्हें हटा दिया गया था जनता के विद्रोह के बाद। फिर बात करते हैं कुवैत, ओमान, लेबनान। यहाँ पे सरकार ने कुछ छुटपुट बदलाव कर दिए थे और जनता मान गई थी। जॉर्डन, फिलीपींस और मोरक्को में भी संवैधानिक सुधार कर दिए गए और जनता शांत बैठ गई। यानी हर जगह पे इस अरब क्रांति का प्रभाव एक जैसा नहीं था। ट्यूनीशिया में सबसे सफल रही, डेमोक्रेसी चाहते थे और डेमोक्रेसी आ गई, लेकिन बाकी कंट्रीज़ में एक जैसा नहीं था। जैसे कि आप इस मैप में देखिए, ये अलग अलग कलर्स आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से कौन कौन सी गवर्नेंस थी वहाँ पे। सबसे डार्क ग्रीन जो ट्यूनीशिया में है वो बताता है कि डेमोक्रेसी आ गई है। लाइट ग्रीन जो इजिप्ट में है वो बता रहा है कि गवर्नमेंट जो है वहाँ पे आई थी लेकिन उतनी अच्छी तरह से नहीं आई। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट ग्रीन जिसमें मोरक्को और अल्जीरिया की बात की गई है, इसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट जो है वो ओवरथ्रोन यानी हट नहीं पाई, थोड़े बहुत चेंजेस उसमें कर दिए गए थे। डार्क ऑरेंज कलर जो कि लीबिया, सीरिया, यमन में है, यहाँ का है कि सिविल वॉर्स चली थी इसके बाद। और जो लाइट ऑरेंज सऊदी अरब में है, वहाँ पे थोड़ा बहुत संवैधानिक सुधार कर दिए और जनता मान गई। अब बात करते हैं अरब स्प्रिंग के परिणाम। अरब स्प्रिंग का सबसे अधिक जो लाभ हुआ था वो केवल और केवल ट्यूनीशिया में हुआ था, जहाँ पे अरब स्प्रिंग के द्वारा डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र आ गया। बाकी अन्य जगहों पे इतना लाभ नहीं हुआ। लीबिया, सीरिया जैसे देशों में वहाँ पे भारी हस्तक्षेप होने लगा, इसलिए सफल नहीं हुआ। यमन जैसे देशों में सैनिक शासन के द्वारा क्रांति को दबा दिया गया, जिससे कि वहाँ पे जो सेना थी वो मजबूत हो गई।
सऊदी अरब में जनता को खुश करने के लिए और विद्रोह को कम करने के लिए कुछ संवैधानिक सुधार करके कुछ सुविधाएं प्रदान कर दी गई। कुवैत और लेबनान जैसे देशों में भी कुछ प्रशासनिक सुधार कर दिए गए, जिससे जो जनता थी वो शांत हो गई। तो यानी वहाँ पे भी तानाशाह नहीं हटा, डेमोक्रेसी नहीं आया। बस क्या किया, जनता को थोड़े बहुत डेमोक्रेटिक राइट्स दे दिए और जनता शांत होकर बैठ गई। जैसे लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं ना, चुप होकर बैठ जाता है बच्चा, वो काम किया वहाँ की सरकारों ने। कुछ अन्य जो परिणाम सामने निकले वो है कि अब आतंकवाद का खतरा बढ़ गया, क्योंकि सीरिया में इन सब जगहों पे ISI जैसे आतंकवादी संगठन का उदय हो गया था, कब्जा हो गया था। फिर शरणार्थियों की समस्या बढ़ गई, क्योंकि जिन देशों में गृहयुद्ध शुरू हो गया, अपने ही देश के जो ग्रुप्स हैं, जो जनता के ग्रुप्स बने हुए हैं, वो आपस में लड़ने लगे। तो कुछ जनता वहाँ से शरणार्थी के रूप में उभर के निकल के दूसरे देशों में चली गई और शरणार्थी ही रही। शरणार्थी मतलब अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में चले जाना, लेकिन ना तो उस देश की आपको प्रॉपर्टी खरीदने का राइट मिलेगा, ना वहाँ पे आप एजुकेशन ले सकते हैं, ना ही आप वहाँ नौकरी कर सकते हैं। केवल शरणार्थी का ही जीवन जी सकते हैं। लास्ट जो समस्या थी वो है कि ये आंदोलन कई जगह पे धार्मिक आंदोलन के रूप में बदल गया, क्योंकि ये मुस्लिम कंट्रीज़ थी। मुस्लिम समुदाय डिवाइड है शिया और सुन्नी में, तो शिया सुन्नी का जो गैप था वो और ज़्यादा बढ़ गया था इस टाइम पे। और एंड लास्ट हम यही कहेंगे, ये क्रांति इतने बड़े लेवल पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए पहुंची क्योंकि उस टाइम तक सोशल मीडिया आ चुका था। फेसबुक और ट्विटर ने इस आंदोलन को फैलाने में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सोशल मीडिया की भूमिका हम आज के टाइम भी देख रहे हैं, लेकिन उस टाइम पर सोशल मीडिया की भूमिका इसलिए ज़्यादा थी क्योंकि तानाशाही सरकारों में जो उनकी खुद की मीडिया है वो सरकार के खिलाफ नहीं बोलती थी, केवल सोशल मीडिया के द्वारा ही सच पता चलता था। इसी के साथ हमारा 2 ध्रुवीयता का अंत वाला चैप्टर ख़त्म हो गया है। हमने सभी टॉपिक्स वीडियो के माध्यम से कवर कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।